हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरलों के यांत्रिक गुणधर्म। उस पर हम लोगों ने लगभग 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी समझ ली हैं और ये समझ लिया है कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, किस नाम से जाना जाएगा, प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। और ये भी समझ लिया है कि अगर एक लिक्विड रखा गया है तो उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, यानी उसके अंदर कितना फोर्स लग रहा होता है। इस बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, या अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एक इमेज है। इस इमेज के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में 3 अलग अलग मैंने क्या डाले हैं, लिक्विड डाले हैं। 3 अलग अलग जब मैं बोल रहा हूँ तो लिक्विड अलग अलग होने का अर्थ होता है, लिक्विड अलग अलग कब होगा, जब उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। देखिएगा, अलग अलग जब मैं बोला तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी होता क्या है अभी हम जस्ट आगे भी देख लेंगे। और वैसे जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है तो भैया यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना पार्टिकल उस लिक्विड का या कितना मास प्रेजेंट है उस लिक्विड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी बोलते हैं। तो सभी लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उनका मास क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो मेरे पास इस कंटेनर के अंदर 3 अलग अलग लिक्विड हैं। अब ये 3 अलग अलग लिक्विड हैं तो इनकी डेंसिटी भी 100% क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमारे पास दे दिया है कि मान लो सबसे पहले जो ये ऊपर रखा गया है, तो ऊपर वाले का मैं देख लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि इसके पास टोटल कितना है, मतलब इसकी हाइट में ले लेता हूँ 20 मीटर। कितना ले लिया मैंने, 20 मीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो कितना होगा, मान लेता हूँ 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी लगभग सेम हाइट है, इसलिए मैं ले लेता हूँ 10 मीटर। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो लिक्विड है, इसकी जो डेंसिटी है वो है हमारे पास 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इस वाले की डेंसिटी कितनी है, तो इसकी मैंने मान लिया कि ये बीच में, अच्छा इसको ले लो ना वाटर, ये पानी जैसा भी दिख रहा है, तो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर होती है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, सबको पता है, 1000, या डायरेक्ट बोलो ग्राम सेंटीमीटर में है तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये वाटर है। बाकी लिक्विड अलग अलग कर लो। इसका ले लेता हूँ मैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे ले लेता हूँ ये थोड़ा सा और ज़्यादा डेंस है तो इसका मैंने ले लिया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल। अब ये 3 अलग अलग लिक्विड एक ही कंटेनर के अंदर रखे गए हैं। अब मान लो अगर ये एक ही कंटेनर के अंदर रखे गए हैं तो 100% इनके कारण क्या हो रहा होगा, प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। प्रेशर बिल्कुल जनरेट हो रहा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो ये बताओ कि, अच्छा पहले कंटेनर का मैं एरिया भी ले लेता हूँ। कंटेनर का एरिया मैंने क्या ले लिया है, ए। तो कह रहा है कि ये कंटेनर का एरिया ए है, इस ए एरिया पे इन तीनों लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर जनरेट किया जा रहा है, इसको बताओ। कहाँ पे, एट द बॉटम पॉइंट, यानी बॉटम पॉइंट पे ये तीनों फ्लूइड कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, ये बताओ। क्लियर है? तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बता सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास तरीका। ये कहाँ पे चल रहा है, अभी भी हम कहाँ, हमारी कहानी कहाँ है सर, लिक्विड के अंदर की कहानी है। लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर होता है ये तो हम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कितना होता है। तो सर लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है P0 प्लस रो जी एच, हाँ या ना, बिल्कुल यही तो होता है, बिल्कुल। अब हमें दिख रहा है कि सर ये रो जी एच तब होता है जब सेम टाइप का लिक्विड होता है। यहाँ पे तो कई सारे लिक्विड डाल दिए हमने, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले ना हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं और अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। जैसे ध्यान से देखो तो ये बॉटम वाली लेयर जो होगी या बॉटम वाली जो सरफेस होगी उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ तो क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा। इन सबसे पहला प्रेशर जो लगेगा क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर इसके ऊपर कैसे लगेगा, नहीं इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये लिक्विड लगाएगा और इस लिक्विड के ऊपर क्या लगा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगा होगा तो वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों आएंगे इसके पास, बिल्कुल। तो इसका प्रेशर मैं ले लेता हूँ P1। भाई ये भी तो लगाएगा, ये भी एक्सर्ट करेगा, यस और नो। पहला चीज़ ध्यान से समझना, क्या लग रहा है, पहला तो ये लग रहा है कि ये पानी जो है, ये पानी
क्या करेगा, इस कंटेनर के ऊपर लगाएगा। अच्छा चलो एकदम नीचे से चलते हैं, इस कंटेनर के ऊपर कौन लगा रहा होगा प्रेशर, सर इस कंटेनर के कांटेक्ट में ये है तो ये लगा रहा होगा प्रेशर। चलो इसको मैं ले लेता हूँ P1, इसको P1 ले लेता हूँ, पहला प्रेशर मैंने यहाँ पे देखा है। लेकिन इस P1 के ऊपर भी ये लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा, हाँ या ना, यानी इस P1 के ऊपर भी इसका प्रेशर होगा यानी P2। यस आर नो, बिल्कुल। इस लिक्विड ने प्रेशर लगाया, बिल्कुल लगाया। और इस P1 के ऊपर किसने लगाया, P2 ने लगाया हुआ। P2 के ऊपर किसने लगाया हुआ है, सर P3 ने लगाया हुआ है। और P3 के ऊपर किसने लगाया है, P0 ने लगाया है। यानी टोटल प्रेशर अगर देखा जाए तो कितना लग रहा है, इन सब का सम ही तो लगेगा भाई। ये लोग लगा रहे हैं, ये P1 P2 P3 P0, ये सब के सब लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रेशर होगा कितना इस वेसल के अंदर। तो बड़ा इजी है, बिल्कुल इजी है। कैसे, देखो P = P0 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस पहला तो हम ये देखेंगे कि P1 कितना लगा रहा है, फिर P1 के बाद फिर देखेंगे P2 कितना लगा रहा है, फिर P2 के बाद फिर देखेंगे P3 कितना लगा रहा है, तभी तो हम टोटल ऐड कर पाएंगे। P1 P2 P3, सर ये P3 है और P3 के साथ साथ P0, ये भी प्रेशर लगा रहा है, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर। P1 के ऊपर P2 लगा है, P2 के ऊपर P3 लगा, P3 के ऊपर P0 लगा है। ठीक है, अगर हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि एक तो P1 का प्रेशर लगेगा ही लगेगा, P1 के साथ इनका 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 इन तीनों का एडिशन भी लगेगा, है ना। तो ये भी हम चाहते तो लिख सकते थे, दैट मीन्स P1 की जगह पे ही सबको ऐड कर देते, सबको लिख देते। क्लियर है, यस आर नो, बिल्कुल। अरे भाई जैसे P1 को ही अगर मैं यहाँ पे तोड़ूँ, भाई P1 ही तो लगा रहा है मेन है, लेकिन P1 के ऊपर ये भी लग रहा है और इसके ऊपर ये भी लग रहा है और इसके ऊपर ये भी लग रहा है। तो अगर हम P1 को लिखना चाहें तो P1 को हम ये लिखते हैं, तो P1 खुद लगा रहा है। P1 कितना लगा रहा होगा, सर रो G H1 G इंटू H1 होगा, प्लस इसके साथ फिर P2 का लग रहा होगा, इसका मतलब रो 2 G S2 लग रहा होगा। फिर क्या लग रहा होगा, फिर से लग रहा होगा P3 का भी, क्योंकि इसके ऊपर P3 का भी प्रेशर है, तो वो कितना होगा, रो 3 G S3। और फिर क्या लग रहा है, P0। भाई P1 मतलब क्या, P1 मतलब अपना प्रेशर, अपने से ऊपर वाले का प्रेशर, उसके ऊपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तो होगा पूरा का पूरा P1। और यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी गई है, मैंने अलग अलग करके लिख दी, या आप अगर ऐसे समझ सकते तो ऐसे ही समझ लो। ओके, ये पूरा का पूरा P1 के द्वारा प्रेशर, मतलब P1 का मतलब इतना प्रेशर जनरेट हो रहा होगा और यही प्रेशर इस वाल के ऊपर लग रहा होगा। तो या तो इसको लिखो या तो बारी बारी यहाँ पे तोड़ के लिखो, बात तो एक ही आने वाली है। ठीक है, तो P = P0 मतलब कितना होता है, सर वो होता है 10⁵ 10⁵ पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल होता है, ये सर नो। ठीक, P1 कितना होगा, सर P1 मतलब कैसे निकालेंगे, प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितना थ्रस्ट कितना एरिया, वो तो हम कर ही नहीं सकते सर। उतना दिमाग लगाने से बढ़िया हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, रो 1 G H1, P2 मतलब रो 2 G S2 प्लस रो 3 G S3, क्योंकि हमारे पास फोर्स दिया नहीं था, यहाँ पे जो दिया है उसी के सारे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले 10⁵ तो ऐसे रहेगा, प्लस रो कितना दिया है, सर रो यहाँ पे किसका, रो 1 है ना, यानी P1 की बात कर रहा है तो ये रो 1 हो जाएगा, ये रो 2 हो जाएगा और ये रो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब रो जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। क्या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस में होना चाहिए, जैसे अगर हमें 10⁵ ले रहे हैं तो किस में, पास्कल में है, और पास्कल मतलब क्या, ये SI यूनिट है यानी MKS सिस्टम लगा है। यहाँ पे क्या है, CGS सिस्टम है, तो पहले CGS को SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में, सॉरी kg इंटू मीटर में, या kg/मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ग्राम में, अच्छा देखो छोटी यूनिट को बड़ा करना इजी होता है, तो यहाँ पे ग्राम है तो इसको 1000 में कर देंगे। भाई छोटे से बड़ा होने का मतलब कि बड़े से छोटे होने का मतलब क्या मतलब होता है इसका, नहीं सर, जब भी हम छोटे से बड़ा जाते हैं, ग्राम से kg में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ता है, यानी पावर माइनस में आती है। पावर किस में आती है, माइनस में। 1 kg के अंदर कितना ग्राम होगा, 1 kg के अंदर कितना होगा, 1000, हाँ या ना, तो 1000 होता है। लेकिन हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, उस कंडीशन में हम कितना लिखेंगे, 10⁻³ kg। ठीक है ना, अगर kg से ग्राम में जाते तो 1000 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर हम ग्राम से kg में जाएंगे तब किस में करेंगे, 10⁻³ से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻³ आ गया, ऊपर क्या हो गया kg, यानी ये तो कंप्लीट हो गया। अभी नीचे कौन है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब 3 बार सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में भी जाना वही कहानी बन रही है कि भाई सेंटीमीटर से मैं मीटर में जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² से, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100।
ये सब चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। 10⁻², यहाँ पे भी 10⁻², यहाँ पे भी 10⁻², यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब कितना हो गया यहाँ पे हो गया सर, फटाफट इसका एक कैलकुलेट कर लो, बाकी सब तो वैसे ही हो जाएगा। 3 × 10⁻³ अपॉन 10⁻6 इंटू क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा kg/मीटर क्यूब। हो गया। 10⁻6 को ऊपर कर लो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10⁻3 इंटू, ये माइनस था, ठीक है, 10⁻+6 हो जाएगा, अपन पूरे के नीचे कुछ नहीं है, यानी kg/मीटर क्यूब। और यहाँ से 6 में से 3 हटा दो, कितना बचेगा, 3 × 10⁻3 kg/मीटर क्यूब। आ गया, बिल्कुल। तो आसान है, बिल्कुल आसान है। अब कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि अगर सेंटीमीटर ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो उसके जब हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। ठीक है, खत्म। तो अब इतना याद रखना है आपको कि कभी भी ग्राम सेंटीमीटर में दिया हो तो उसके जहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। एक का कर लो, बाकी सबका तो आप डिफाइन कर लोगे। जैसे ρ1 है तो ρ1 है कितना, 3 था, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था, तो अब डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 3 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। और h1 मतलब g पहले लिखो, ये क्या होगा, g मतलब कितना हो गया 10, और h1 कितना है, कितनी हाइट तक है, 10 है तो 10 लिखूंगा, यस और नो। प्लस ρ2 कितना है, तो ρ2 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कितना है, यहाँ पे 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 गुणे यहाँ पे लिख दूंगा 10⁻3 kg है। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट मत लिखो, बस एक चीज़ को सही कर लो, काम खत्म। बाकी तो ये भी मीटर में दिया है, टेंशन है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए सही फॉर्मेट में लिख लो पहले, 10 × 10 प्लस 2 × 10⁻3, g मतलब 10, s2 मतलब कितनी हाइट तक है 10, तो 10 प्लस ρ3 कितना होगा, ρ3 कितना होगा, ρ3 यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 ग्राम, तो 1 इंटू मतलब ग्राम है तो ग्राम मतलब 10⁻3 हो जाएगा, इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10 और गुणे हाइट कितनी यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करें, 10⁻5 है यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 10⁻5 प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻5 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 इंटू मतलब 2 ही रहेगा, यहाँ पे देखेंगे प्लस 2 × 10⁻5 10⁻5 आप क्या कर लो, बाहर कर लो, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा सर हमारे पास 10⁻5 आप काउंट करो, 10⁻5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 + 2 हो गया। टोटल कितना हो गया 2 2 4 4 3 7 और 1 8, यानी कितना आ गया हमारे पास 8 × 10⁻5 पास्कल। ठीक है, ये हमारे पे टोटल प्रेशर नज़र आ गया कि टोटल प्रेशर कितना लगेगा। ठीक है, अब हम चाहते तो एक और काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये पता कर सकते थे कि कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अगर हम फोर्स यहाँ पे निकालना चाहते तब क्या करते, तो ए से हमको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अगर एरिया हमको पता होता तो हम क्या कर सकते थे, ये पता कर सकते थे कि कितना इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। तो बिल्कुल यहाँ से आपने डिफाइन कर लिया कि कैसे हम यहाँ पे इसके बॉटम पे कितना प्रेशर जनरेट करेंगे। अब आप एक बार क्वेश्चन को पूरा चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद इसको डाउनलोड करिए। आई होप आप लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन समझ लिया होगा। ठीक, अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डेंसिटी होने के कारण क्या हुई, समस्या आई, बिल्कुल आई सर। अलग अलग हाइट होने के कारण हमको अलग अलग लेना पड़ा, बिल्कुल लेना पड़ा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन तीनों की एक सेम डेंसिटी निकाल सकते हैं, सेम डेंसिटी, हाँ। क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी को हमको समझना है। तो मान लो यहाँ पे 3 अलग अलग लिक्विड थे, तीनों अलग अलग लिक्विड थे, तो अलग अलग प्रेशर निकालना था हमको, अलग अलग प्रेशर निकाल के फिर अलग अलग तरीके से हमको जोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात मैं समझूँ यहाँ पे, क्या समझूँ कि भाई अगर 3 अलग अलग लिक्विड हैं और तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी में मान लेता हूँ, यहाँ पे अलग डेंसिटी है, ये दूसरा लिक्विड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है।
ठीक, मान लेता हूँ इसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है और इसकी डेंसिटी कितनी है ρ3 है, अलग अलग है बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये निकाल पाएँ कि भैया इन तीनों का एक इक्विवेलेंट डेंसिटी निकालें। ठीक है, कब? जब हमारा जो लिक्विड है वो क्या हो, मिक्स हो, तो उस कंडीशन में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इक्विवेलेंट लिक्विड की, इक्विवेलेंट डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, किसकी डेंसिटी, ऑफ मिक्स्ड लिक्विड, मिक्स लिक्विड की हमको डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल काम करूंगा सर, मुझे पता है कि डेंसिटी अगर मैं प्योर की निकालता तो प्योर वाले की डेंसिटी कैसे, मतलब एक ही लिक्विड होता है, कैसे निकालता हूँ कि भैया उसका कितना मास है, ठीक है, और कितना वॉल्यूम है। ठीक है, कितना मास है कितना वॉल्यूम, यही तो होता है डेंसिटी, यानी कितने यूनिट मास में, सॉरी कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का, वही उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी, यानी घनत्व। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड तो है नहीं कि भाई हम एक में रखेंगे काम कर लेंगे, है ना, यहाँ पे अलग अलग हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या निकालते हो, एवरेज निकालते हो, हाँ या ना, अलग अलग हो जाते हैं तो एवरेज निकाला जाता है, यानी एवरेज डेंसिटी। और एवरेज डेंसिटी क्या होती है सर, एवरेज डेंसिटी होती है कि जब अलग अलग हैं तो मैं क्या करूँगा, बारी बारी दोनों का अलग अलग वाला लूँगा और उनको क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा। मतलब मान लो ये पानी है, ठीक है, फिर ये क्या है आपका, ये क्या है, सपोज कर लेता हूँ कि मिल्क है ये, ठीक है। अब ये भी, इसकी डेंसिटी भी अलग, इसकी डेंसिटी भी अलग, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डेंसिटी निकालूंगा और इसकी डेंसिटी निकालूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, या उससे बेटर है कि मैं क्या करूं, टोटल मास निकालूं। क्या निकालूं, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये भी तो हमारे पास तरीका है भाई, एवरेज निकाल ऐसे ही तो निकाला जाता है। एवरेज कब निकाला जाता है, जब अलग अलग वेरिएशन आ रहे हो। वेरिएशन के लिए क्या आता है, एवरेज आता है। अगर एक क्रिकेटर हर दिन जब भी मैच में उतरता है तो 85 रन मारता है, ना 51 ना 49 ना ही 0 कुछ और नहीं, सिर्फ 50 मार रहा है, तो उसके एवरेज निकालने की ज़रूरत है उसके बैटिंग की, कि कितना रन वो मारेगा, हमेशा 50 मारेगा, तो उसका एवरेज क्या है, 50। मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसका हमेशा के लिए 50 हो चुका है, हर मैच में 50 मारेगा। एवरेज तब हम फाइंड आउट करते हैं जब वेरिएशन आता है, यानी कभी 50 मार रहा है, कभी 30 मार रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, एवरेज। यानी जब भी किसी चीज़ों के अंदर चेंज आता है तो हम उसका टोटल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरेज का यूज करते हैं। और एवरेज डेंसिटी हमको पहुंचाएगी किसके पास, इक्विवेलेंट डेंसिटी के पास। ऐसा नो, इक्विवेलेंट डेंसिटी के पास। यानी हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भैया हम ये बता सकते हैं कि जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट डेंसिटी होती है। कैसे, एवरेज रन क्या बताता है, उसका इक्विवेलेंट रन, कि भैया वो ये बता रहा होता है कि लगभग ये क्या करेगा, हर मैच में इतना का मारता है, मतलब कभी 100 मार रहा है, कभी 50 मार रहा है, कभी 60 मार रहा है, कभी 0 हो रहा है, तो एवरेज उसका निकालते हैं। तो एवरेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं कि उसका एवरेज निकल के आता है 60 सपोज कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एन एवरेज हर मैच के अंदर वो कितना रन मारने की कैपेबिलिटी रख रहा है, 60 रन। ठीक है ना, तो एक इक्विवेलेंट नंबर निकाल दिया कि हर मैच में इतना मार सकता है। ऐसे ही जब अलग अलग डेंसिटी है तो एवरेज डेंसिटी निकालूंगा तो एवरेज डेंसिटी क्या बता रही होगी, इक्विवेलेंट डेंसिटी। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तीनों अलग अलग डेंसिटी वाले लिक्विड हैं, जिनकी मैं डेंसिटी बार बार अलग अलग ले रहा हूँ, मैं एक डेंसिटी लेना चाहता हूँ इसकी जगह पे, ताकि कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में ना आए। कन्फ्यूज़न कहाँ आ रही थी, नहीं आ रही थी, फिर भी हम अलग अलग नहीं चाहते, हम एक साथ लेना चाहते हैं। तो एक साथ अगर हम लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एवरेज डेंसिटी लेंगे। यानी इस पूरे लिक्विड की अगर हमको डेंसिटी पता करनी हो तो हमको पता है कि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। मैं तीनों को क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने पे इनकी जो डेंसिटी आती है वही डेंसिटी क्या कहलाती है, इसकी इक्विवेलेंट डेंसिटी। और वो इक्विवेलेंट डेंसिटी कितनी होगी वो हम कैसे पता करेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए कैसे ये निकल के आता है, क्योंकि यहीं पे काम खत्म नहीं होगा, काम यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करें। बिल्कुल, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट डेंसिटी किसकी, मिक्स लिक्विड की। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका ρ2 है और ये आपका ρ3 है। तो अगर हम इक्विवेलेंट डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल मास लेना पड़ेगा अपॉन टोटल वॉल्यूम।
वॉल्यूम। अब टोटल मास टोटल वॉल्यूम, मान लेता हूँ कि इसका मास क्या होगा, M3 होगा, इसका M2 होगा और इसका M1 होगा। लेकिन एरिया तो सबका फिक्स होगा ना, एरिया तो इस कितना होगा, यही होगा। तो अगर मैं टोटल मास निकालूँ तो टोटल मास मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 यही होगा। टोटल वॉल्यूम निकालो तो कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई अलग अलग वॉल्यूम भी तो होगा इनका, यस सर नो, ठीक है। अच्छा, सब अपनी अपनी हाइट पे भी होंगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये इतनी हाइट तक होगा S3, ये इतना हाइट इसका S2 और यहाँ से यहाँ तक H1, ठीक है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ, क्या चेंज करना चाहूँ इन सबको, किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, क्योंकि मुझे डेंसिटी चाहिए और डेंसिटी को मैं इस मास और वॉल्यूम के टर्म में नहीं रखना चाहता, मैं डेंसिटी के टर्म में रखना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जब क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे मास और वॉल्यूम नहीं दिया होगा, मुझे क्या दी होगी, डेंसिटी दी होगी, उसकी हाइट दी होगी। तो मुझे भी क्या करना चाहिए, इनको भी उसी टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रेशर भी किस में आता है, मेरा प्रेशर किस में निकल के आता है सर, डेंसिटी और हाइट के टर्म में। क्लियर है, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो M1 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है M1 होता क्या है। M1 होता है सर डेंसिटी के थ्रू समझो, M1 होता है सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। मतलब मान लो अगर ये M1 है, M1 मास है, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम रहा होगा V1 रहा होगा और डेंसिटी क्या रही होगी, ρ1, हाँ या ना। तो जहाँ पे M1 लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ρ1 इंटू V1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, तो ρ1 इंटू V1। ऐसे M2 को भी लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, ρ2 होगी और वॉल्यूम कितनी होगी, V2, प्लस इसकी कितनी होगी, ρ3 और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, V3। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में डाल दिया। अब V1 है, यानी यहाँ पे लिख दो V1 प्लस V2 प्लस V3, मिल गया। अच्छा, क्या हम यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखिएगा। हम जानते हैं कि अगर कोई इस फॉर्मेट में, जैसे इतने को बस मैं ले लूँ, इस पूरे को बस इतना भी ले लूँ, तो इसका एरिया दिया गया है। एरिया क्या होता है कि कितना नीचे वाला पोर्शन है और ये कितनी हाइट तक है, ये हम लोगों ने बेलन के अंदर सीखा हुआ है। बेलन को अगर आप ऐसे रख दो, बेलन को अगर h हाइट तक रख दो, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, ये h हाइट हो गई इसकी, ठीक, h हाइट तक ये बेलन है। और इसका जो एरिया है, एरिया मतलब जहाँ पे ये रखा गया तो कितना जगह कवर कर रहा है, तो ये कितना जगह कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और ये क्या आ गया h। तो वॉल्यूम क्या मिल के आता है हमको, वॉल्यूम क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है हमको पाई आर स्क्वायर h। क्या करता हूँ मैं, इसकी हाइट से और इसकी एरिया में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है इसका वॉल्यूम। यानी अगर मैं बोलूँ ये कि वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, और ये क्या बन जाए हमारा वॉल्यूम, तो क्या गलत है ये, नहीं, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट। जब मुझे एरिया पता, हाइट पता है, तो एरिया और हाइट का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है। तो मैं अगर इस V1 को लिखना चाहूँ तो ρ1 इंटू V1 ऐसे ही रहेगा, यानी ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρ3 V3, ठीक है। तो V1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अच्छा V1 यहाँ भी तो लिखा है तो यहाँ भी लिख सकता हूँ ना, इसका मतलब ρ1 V1 की जगह पे लिख दो एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है सर, इसका एरिया कितना है, ए ही है, और हाइट कितना है, h1 है। ऐसे ही इसका भी देख लो, ρ2 तो ऐसे ही रहेगा, ρ2 V2 की वैल्यू कितनी हो गई सर, a इंटू S2, क्योंकि एरिया सेम है, हाइट चेंज है, ठीक है। फिर क्या होगा, ρ3 V3 के जगह पे a इंटू S3 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। ऐसे V1 के जगह पे लिख दो a1 h1 प्लस a h1 a h2 a h3, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ऊपर से a कॉमन ले सकते हो, नीचे से भी a कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, मिल जाएगा आंसर। यहाँ से इसको मिटा दो। अब यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा a बाहर, तो मिलेगा हमको इधर ρ1 h1 प्लस ρ2 s2 प्लस ρ3 s3, ठीक है। पूरे के नीचे a फिर बाहर और अंदर क्या बच जाएगा, h1 प्लस s2 प्लस s3, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी डेंसिटी है मिक्स्ड लिक्विड के, ठीक है ना, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्स्ड लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्स्ड लिक्विड, ये हो गया। क्लियर है,
ऐसे कैसे सर, ए को ए से ख़त्म तो कर दीजिए, बिल्कुल ए से ए ख़त्म कर देंगे यार, कहानी ख़त्म यहाँ से, जो बचा यही है हमारा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास क्या आएगी, अगर हमारे पास ऐसे लिक्विड दिए होंगे जहाँ पे अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड आए हों और उनको हमको मिक्स करके एक इक्विवेलेंट क्या देना हो, डेंसिटी देनी हो, तो फिर हम क्या करेंगे सर, ये करेंगे कि उनकी डेंसिटी और हाइट का मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर जोड़ देंगे और फिर नीचे उनकी हाइट को क्या कर देंगे, ऐड करके, मतलब बारी बारी जो हाइट दी गई है उनको जोड़ करके क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि मुझे बारी बारी नहीं निकालना पड़ेगा, मैं एक ही साथ सबका क्या कर सकता हूँ, डेंसिटी निकाल सकता हूँ, निकाल के अपना क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। तो जहाँ पे हमको डेंसिटी का टर्म मिलेगा वहाँ पे मैं ये यूज कर लूँगा। ओके, आई बात समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर ये पूरी कहानी समझ में आ गई तो आज आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से हम अलग अलग डेंसिटी वाले लिक्विड का प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं अगर वो एक कंटेनर के अंदर दिए हों तो। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे तो उनको हम देखेंगे आगे। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सा टर्म है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको देखा जाए, मिटा रहा हूँ मैं इसको, अब देखते हैं उसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो यहीं से सब चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये होता है कि ये देखो ये अलग कंटेंट था, मतलब ये अलग पदार्थ था, ये या एक अलग लिक्विड था, ये एक अलग लिक्विड है, ये एक अलग लिक्विड है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। तो सबकी डेंसिटी अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, सबकी डेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ। और ये जो कहानी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वाटर की डेंसिटी के वाटर की डेंसिटी के साथ किसी अन्य लिक्विड की डेंसिटी का कंपैरिजन क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे कोई बोल दिया तो क्या बताओगे आप, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, अच्छा इसको एक और नाम देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, और या सापेक्ष घनत्व। ठीक है, डेंसिटी ऑफ any liquid with respect to density of water is called relative density। ठीक है, relative density बोलते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, अब अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे SG लिख लो, SG लिख लो या RD लिख दो। ठीक है, RD कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो लिक्विड जिसका निकालना है, जिसका कंपैरिजन कर रहे हो आप वाटर के डेंसिटी के साथ, उसको लिखो। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की कितनी डेंसिटी है और ऊपर उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, वहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे। क्या यहाँ पे कोई यूनिट आएगी, बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ भी जो यूनिट होगी सेम यूनिट, क्योंकि यहाँ भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी, तो जो यूनिट यहाँ भी होगी वही सेम यूनिट यहाँ पे भी होगी, कट जाएगा। इसका मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। ओके, अब डेंसिटी ऑफ वाटर होता कितना है, तो सर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है हमारा 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, या इसी को हम लोग बोल देते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में लो या केजी मीटर क्यूब में लो, बात एक ही है। 1000 केजी मीटर क्यूब और 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये वाटर की डेंसिटी होती है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अभी फिलहाल में वाटर की डेंसिटी को लेके चल रहे हैं और डेंसिटी एक कांस्टेंट टर्म है।
डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लाइक अ फोर्स, लाइक अ प्रेशर, ये भी क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग क्या लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम देख रहे होते हैं कि कितने पार्टिकल उस लिक्विड के आते हैं या रहते हैं, तो वो पार्टिकल हमेशा क्या मिलेंगे आपको, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए डेंसिटी भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन देखिए एक मैं बात आपको समझा दूँ क्या, कि जो वाटर होता है, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा मिस्टीरियस होता है। वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे या ऊपर जाने पे चेंज होता है, ठीक है। एंड 4 डिग्री से मतलब वाटर है, वाटर का अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे है तो हम ज़्यादातर प्रॉपर्टी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे जा रहे हैं यानी कम कर रहे हैं टेम्परेचर तो भी वाटर के अंदर चेंज आएंगे, और जैसा चेंज कम करने पे आएगा वैसा ही इंक्रीज करने पे नज़र आता है, ठीक है। तो इस कारण हम ज़्यादातर जो भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वाटर की, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे देख पा रहे होंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। बाकी अलग अलग लिक्विड की क्या होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है। इसमें एक की और याद कर लेंगे, वो कौन है हमारे लिए, Hg यानी पारा। पारे का अगर हम बात करें तो पारा क्या होता है, या मरकरी बोलते हैं इसको, है ना। तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो इससे वाटर की डेंसिटी से 13.5 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कितनी गुना, 13.5 गुना ज़्यादा होती है, या कहीं पे 13.6 आपको मिल जाएगा, यानी 13,600 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। इसका 1000 होता है तो इसका कितना होता है, 13,600। दिख भी रहा है आपको, 13.6 गुना क्या है, एक्स्ट्रा है। या इसको अगर हम लिखना चाहें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 13.6 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट इंटू, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल। तो पारे का भी आप याद कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और हमारे लिक्विड के कंडीशन में या फ्लूइड के कंडीशन में पारा हमारी बड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक की कहानी समझ में आई। पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया जहाँ पे ये देखा कि भाई अगर अलग अलग लिक्विड हैं तो हम कैसे किसी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया। दूसरा हमने समझा कि यार अगर अलग अलग है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, डेंसिटी की, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। हाइट तो बात खत्म करते हैं ना, हाइट को भी अलग अलग नहीं कैरी करेंगे, एक ही साथ ले लेंगे। अब भाई अगर हमको करना होगा तो क्या करूँगा मैं, अगर मुझे इसके आगे करना होगा क्वेश्चन, अगर अलग अलग है तो अब मैं इसको अलग अलग थोड़ी डिफाइन करूँगा, एक ही साथ डेंसिटी ले लूँगा, है ना। हाइट भी क्या कर लूँगा, एक साथ ले लूँगा, तो काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे ये भी मुझे समझ में आ गया कि अगर लिक्विड जो है मिक्सअप के कंडीशन में, प्योर नहीं है, तो उस कंडीशन में कैसे हमको प्रेशर डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमने देखा भी क्या कि भाई चेंज क्या होने वाला है, अलग अलग होगा लिक्विड, तो डेंसिटी, तो हमने डेंसिटी को इक्वल कर लिया। हाइट चेंज थी उसको बराबर कर लिया, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल तो हाइट तो सब सबमर्ज हो जाएंगे। तो हाइट आ गया, डेंसिटी आ गया, उसको सबमर्ज करके एक पॉइंट पे हमने प्रेशर निकालना डिफाइन कर लिया, यानी अब हमारे पास मिक्सअप वाला कंडीशन आएगा तो भी हम कर लेंगे। फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने कि यार की जो डेंसिटी होती है, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर रखोगे, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रखोगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी जस्ट मैंने बोल दिया कि 13.6 गुना क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। कैसे होती है, अभी यहाँ पे मरकरी का रखोगे, मरकरी का, और नीचे क्या रखोगे, वाटर का, कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 13.6। यानी यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो क्या होता है, पारा जो होता है वो वाटर से 13.6 गुना ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हम भाई हमारे लाइफ में हमने क्या ऑब्जर्व किया, सभी लिक्विड को तो देखा नहीं है, हमने केवल किसको देखा है, वाटर को। ज़्यादातर हमने वाटर को ही तो देखा है, तो वाटर को हम फील कर सकते हैं। अब हम वाटर के कंपेरिजन में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको क्या नज़र आ रहा है, वाटर ही नज़र आता है। इसलिए हम वाटर के कंडीशन में, यानी वाटर को टच किया फिर इसको टच किया, तो वाटर को टच करना इजी है क्योंकि हमको मिल जाएगा। फिर जब मैं इसको टच करूँगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये डेंस है कि नहीं। अगर ये पानी से भी पतला है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है। अगर ये मान लो वाटर से ठीक है तो इसका मतलब क्या है, इसकी ज़्यादा है ना। ठीक मतलब समझ पा रहे हो ना, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, मोटा होगा वो लिक्विड, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा मोटा होगा वो लिक्विड। क्लियर है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोगों ने वाटर के रिस्पेक्ट में सबकी डेंसिटी का कंपैरिजन भी कर लिया, और ये भी समझ लिया कि भैया जो पारा होता है, ठीक है, वो पारा जो होता है वो क्या होता है, इससे ज़्यादा मोटा होता है। ये भी दिख रहा है, यहाँ से आप रख के देख भी सकते हो, ठीक है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसी पारे को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे यहाँ पे, यूज ऑफ पारा इन प्रेशर।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हमने अभी तक ये समझा कि प्रेशर हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो फिर कैसे प्रेशर डिफाइन करेंगे। अब हम देखते हैं प्रेशर को नापेंगे कैसे। ठीक है, चलिए प्रेशर को नापना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ पहले ही, क्योंकि प्रेशर के अंदर डिफाइन कैसे करना है, मतलब लिक्विड का प्रेशर कैसे डिफाइन करना है ये समझ में आ गया। फिर अगर मान लो अलग अलग लिक्विड हैं तो उनका प्रेशर कैसे डिफाइन करना है ये आ गया समझ में। ठीक है, अलग अलग प्रेशर के कंडीशन में देखा कि सॉरी अलग अलग कंडीशंस पैदा हो रही है तो उसका कारण क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का भी कंपैरिजन कर लिया वाटर के साथ। फिर ये भी देख लिया कि जो पारा है वो क्या है, वो क्या है, वाटर से अधिक थिक है या डेंस है। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, Hg का यूज देखेंगे कि आखिर उस कंडीशन में अगर ये पारा जो है ज़्यादा डेंस है किससे, वाटर से, तो आखिर क्या फ़ायदा है Hg के पास, यानी Hg क्या बेनिफिट उठा सकता है इसका, इसको हम देखने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर को नापना कैसे है, ठीक है ना। तो प्रेशर को नापने का तरीका हम देखने जा रहे हैं। अब प्रेशर को नापने के लिए हम दो तरीके की डिवाइस का यूज करते हैं। एक है बैरोमीटर या बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। ठीक है, अब देखना करना क्या है इसमें, एक है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे जिसकी हेल्प से। अब ये डिवाइस कुछ ऐसी होती है, ये देख लो, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा होगा, पानी। ठीक है, मैंने सबसे पहले नंबर में क्या डाला है, पानी। ठीक है, मैं जानबूझ के पानी डाल रहा हूँ ताकि आप पारे को पकड़ पाओ। पहले ही पारा डाल देंगे तो फिर पानी क्यों आखिर वहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा घाटा साबित होगा, वो नहीं समझ पाओगे। मतलब क्यों पानी को लेने से यहाँ पे लॉस होगा या क्या यहाँ पे हमारे लिए डिसएडवांटेज है, इसको आप तभी समझ पाओगे जब पहले पानी को लोगे। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पे क्या ले लिया, पानी को ले लिया। थोड़ा सा इसको सही से बना देते हैं, ये ले लिया मैंने पाइप। ठीक है, इस पाइप को थोड़ा पकड़ते हैं तो ध्यान देंगे ये जो पाइप है यहाँ पे लगी हुई है, इस ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली अगर मैं इसको हटाऊँ, अभी मैंने लिया तो ऐसे था, मैंने बता दिया कैसे होगा, लेकिन नॉर्मली अगर मैं ऐसे ले लूँ, ऊपर से कुछ भी ना ढकूँ, ठीक है, चलो अब ऐसे रख दिया मैंने, मतलब कवर नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, ढक नहीं रहा हूँ मैं, अब ऐसे रख दिया तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अब एक हद तक इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हद तक मतलब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर दबा रहा होगा, बिल्कुल दबा रहा होगा, बिल्कुल दबा रहा होगा। अच्छा, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है ये अगर हमको पता करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर का। सच्चाई है, क्या करते हैं हम लोग, बैरोमीटर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर पाएँ कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटेनर में रखे लिक्विड के ऊपर लग रहा है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल बेसिस पे हम लेके आएंगे एक नली, ठीक है ना, एक ट्यूब। उस ट्यूब को करना क्या, पहले ये समझना, उस ट्यूब को पहले ना इस पानी के अंदर डालना है, ऐसे पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डाल देने से क्या फ़ायदा होगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। होगा क्या कि इस ट्यूब के अंदर पहले पानी भर जाएगा, फिर इस ट्यूब को ऐसे डायरेक्ट उठा के ऐसे मत रख देना, नहीं, इस ट्यूब को धीरे धीरे ऐसे करना कि धीरे धीरे इसमें से पानी कम होते रहे और कम होते होते एकदम ख़त्म हो जाए। मतलब इस ट्यूब को ऐसे उठा के ऐसे इस्टेब्लिश कर दो। इसमें ये प्रयास ये करना कि ऐसे डायरेक्ट उठा मत लेना ताकि हवा का उसमें प्रवेश ना हो पाए। पानी भरा हुआ है, भरा रहे, फिर धीरे धीरे पानी कम करते करते ऐसे उठाते रहो, पानी से कनेक्शन रहे इसका, हवा में ना आए।
ताकि इस ट्यूब के अंदर क्या ना जाए, हवा ना जाए, क्योंकि अगर हवा चली जाएगी तो वो अलग से प्रेशर जनरेट करेगी, तो हम एग्जैक्ट प्रेशर नहीं बता पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो उस हवा का अलग से प्रेशर आ जाएगा ना, एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आएगा, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये ट्यूब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। हो गया? अब ये तो पता चल रहा है कि ऊपर क्या है, वैक्यूम है, हाँ या ना? ऊपर निर्वात है कि नहीं है? क्या ऊपर कुछ है? कुछ भी नहीं है। ट्यूब अभी खाली हो चुका है आपका, पानी नीचे जा चुका है, नीचे जा चुका है। अब वैक्यूम है ऊपर का ऊपर, क्योंकि हवा तो आई नहीं, क्योंकि आपने कनेक्शन कभी हवा के अंदर डाला ही नहीं, आपने डायरेक्ट ट्यूब उठाया पानी से ही और पानी में ही रख दिया, कहीं भी हवा के संपर्क में आने ही नहीं दिया है अंदर वाले पोर्शन को। ठीक है, तो अब अंदर क्या है, पूरा का पूरा खाली है, वैक्यूम है। अब इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो अगर मान लो सब जगह पे प्रेशर बराबर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बराबर है, तो इस पॉइंट पे मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर क्या होगा, यही होगा। हाँ हाँ या ना? मतलब ये जो पॉइंट मान लेता हूँ बी है, ये बी है और ये पॉइंट ए है, तो ए पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बी पे होगा, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा है कि अगर सेम हाइट पे अगर हम सेम कंटेनर के अंदर देख रहे हैं तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, अगर हाइट क्या है, सेम है, हाइट इधर उधर करोगे तभी प्रेशर के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि भाई ध्यान से देखना, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो ये जो लिक्विड है वो कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा, भागेगा। भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है ना, इसको नीचे दबा रहा है, तो जब इसको नीचे दबाएगा तो नीचे तो कंटेनर है ही नहीं, मतलब नीचे कंटेनर में दबने का ऑप्शन तो नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि दबाने से क्या होगा, अब ये नीचे जाएगा, तो होगा क्या कि ये जो पूरा पानी है इस प्रेशर के कारण कहाँ भागना स्टार्ट करेगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर क्या है, नली खाली है, तब ये पानी ऊपर की ओर भागेगा। अब ये ऊपर की ओर भागेगा तो ये कितना भागेगा, तो जितना इधर प्रेशर होगा, एक लिमिट के बाद जब प्रेशर बराबर हो जाएगा, मतलब इधर और इधर बराबर हो जाएगा, तो फिर पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं? अरे भाई आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि गैसेस ट्रैवल कर रही हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसको पहले पकड़िए, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे कहानी चेंज होती है। जैसे मान लीजिए आपका एकदम खाली कमरा है, उस खाली कमरे का दरवाज़ा बंद है, यानी चारों ओर से पैक है, सिंपल बेसिस पे मैं बात करूँगा, चारों ओर से क्या है, वो पैक है। अब क्या कर रहे हो आप, सीधा काम ये कर रहे हो कि इसके अंदर धुआं, जैसे होता है ना, लकड़ी वगैरह जला दे रहे हो, लकड़ी वगैरह जला दिए तो उससे क्या निकलने लगा, धुआं। धुएं को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, धुएं के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, धुआं इसी के अंदर रह जाएगा, यानी इस कमरे के अंदर ही रहेगा। अब धीरे धीरे धुआं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और धुएं का जो प्रेशर होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एकदम भर जाएगा, प्रेशर क्या हो गया इसमें ज़्यादा। अब अचानक से आप क्या कर दो, दरवाज़ा खोल दो, तो फिर क्या होगा, वो धुआं वहीं पे रहेगा नहीं, वो भागना स्टार्ट कर देगा, किधर की ओर, बाहर की ओर। और कब तक भागेगा, तो भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा। कब तक भागेगा, जब तक कि इस कमरे का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या ना हो जाए, बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए, कम या ज़्यादा नहीं, बाहर के प्रेशर के क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्यों, क्योंकि हमेशा जो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो हायर से किधर की ओर भागते हैं, लोअर प्रेशर की ओर, जिधर प्रेशर कम है उधर भागेंगे। तो इनको अभी ये प्रेशर किधर नजर आ रहा है, भाई इधर वैक्यूम है ना, इधर कोई दबाने वाला है नहीं, तो ये यहाँ से किधर भागेंगे, ऊपर की ओर, क्योंकि इधर प्रेशर इनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये कंडीशन तक भागेंगे, मतलब एक लिमिट तक भागेंगे, ऐसा नहीं कि भागते रहेंगे और नली को बहा ले जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब इधर प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लो अगर और प्रेशर तुम दे रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर तुम लगा रहे हो, तब हो सकता है कि क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। क्रॉस मतलब इस नली को भी, अगर मान लो अगर तुम्हारा नली अगर फिक्स नहीं है तो उस नली को भी क्या कर लेंगे, लेते जाएंगे, प्रेशर तब ज़्यादा अंदर बढ़ते जाएगा, हाँ या ना, यही कहानी होगी। समझ पा रहे हैं? तो हमेशा ये जो फ्लूइड होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर भागता है। ऐसा हमारी बॉडी के अंदर भी चल रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं लंग्स के पास से ऑक्सीजन भर के लेके जाते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भरा पड़ा होता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, सीधा सीधा बोलूँ तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ये सेल्स के पास पहुँचते हैं तो सेल्स के अंदर तो ऑक्सीजन होता नहीं है, यानी सेल के अंदर का जो एरिया होता है वो खाली होता है। खाली मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या होते हैं, उस ब्लड वेसल से निकल के किस में भाग जाते हैं, सेल के अंदर। अगली बार जब सेल क्या कर लेता है, खाना वाना बना लेता है, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी बना लेता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वहाँ पे, इसका मतलब सेल के अंदर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भर गए, क्योंकि अब आग से क्या होने लगे, पूरा ऑक्सीजन खत्म, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे सेल के अंदर क्या भर गए, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हो गया,
वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो फिर वो किधर भागेंगे, इधर कम रहेगा। तो ब्लड वेसल्स जब आता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, तो फिर क्या होते हैं, वो सेल से भाग आते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, फिर ब्लड उनको पहुँचा देता है लंग्स के पास। ऐसे चलता रहता है, समझ पा रहे हैं। ऐसे लंग्स के अंदर भी होता है। लंग्स जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाने का मतलब संख्या ज़्यादा हो गई ना, ज़्यादा संख्या, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया तो इसका उसके बाद क्या होता है, लंग्स उनको ब्लड को दे देता है। वैसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं तो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहते हैं तो फिर उनको ले लेता है, फिर उनको बाहर कर देता है। तो ऐसे ही चलते रहता है, हाई टू लो, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये किधर भागेंगे, ऊपर की ओर, क्योंकि वैक्यूम था, इसके अंदर प्रेशर था नहीं तो ये ऊपर की ओर भागने लगे। समझ पा रहे हो, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये ऊपर की ओर भागेंगे। अब अगर ये ऊपर की ओर भाग रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, प्रेशर आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं प्रेशर मैं डिफाइन करूँ, सपोज कर लो कि मैंने ये जो लिया हुआ है इसको अभी छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये पी प्रेशर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि पी नॉट होगा, यहाँ पे पी नॉट होगा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस रो जी एच करता मैं, हाँ या ना, रो जी एच। रो क्या होता है, डेंसिटी होती है। रो क्या होती है, डेंसिटी होती है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और एच क्या होती है, हाइट होती है। और यहाँ पे पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और पी क्या है, एग्जैक्ट प्रेशर है, मतलब कितना प्रेशर इसके अंदर जनरेट होगा। तो ये हमको क्या निकालना है, हमको जानते हैं ये सब नहीं निकालना है। अभी हमको क्या बताना है वो मैं बता दे रहा हूँ, अभी 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, पहले समझिएगा। पानी जाएगा, पहले पानी की कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर जाते हैं, तब ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो पानी जाएगा ऊपर की ओर, तो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसकी चिपकने वाली आदत है। ठीक, पानी की प्रॉब्लम क्या है, चिपकने वाली। क्यों ऐसा होता है, तो आपको 2 फोर्सेस नजर आएंगे, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। ससंजन और असंजन ऐसे करके आता है बल, हिंदी में बोलते हैं उसको। ये 2 फोर्सेस होते हैं, ठीक है, कोहेसिव और एडहेसिव। अब मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि पानी के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स के कारण ये दूसरे पार्टिकल से, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी क्या कर सकता है, चिपक सकता है। पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि पानी के मॉलिक्यूल दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर सकता है, चिपक जाता है। बिकॉज वो एक कोहेसिव फोर्स होता है, उनके बीच में कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा, अभी नहीं, तो अभी मैं उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि पानी के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी से चिपक जाता है, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। उसका नेचर ही ऐसा होता है, सबसे मिलजुल के रहता है। जबकि अन्य पदार्थों में देखो, जैसे कि आप कई सारे ऐसे पदार्थ देख सकते हो जो सबसे नहीं मिलते हैं। जैसे पारे के पास एक प्रॉपर्टी है ना, देखो पारा क्यों पानी से थोड़ा सा अलग है, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये किसी भी पदार्थ में चिपकता नहीं है। थर्मामीटर आप यूज करते हो तो थर्मामीटर के अंदर क्या हम यूज करते हैं, पारा यूज करते हैं। क्यों आखिर ऐसा करते हैं हम लोग, पानी क्यों नहीं लेते। पानी अगर हम लेते हैं तो पानी की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई वो कम, पहली बात तो वो चिपक जाएगा, दूसरी बात कम ही टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। पहली बात तो ये है कि चिपक जाएगा तो क्या हुआ कि एक बार मान लो अगर थर्मामीटर है, थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से ये पानी मान लो ऊपर जा रहा है, ऐसा तुमने कोई सिस्टम लगा भी दिया तो यहाँ तक आया, यहाँ तक आने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तक के पूरे पोर्शन से चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। अब अगली बार तुमने क्या किया, अगली बार तुमने पानी को कम किया, तो पानी को कम करोगे फिर भी कुछ पार्टिकल यहाँ पे चिपके रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, रह जाएंगे, ऐसा लो। तो उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, आपके टेम्परेचर मेजर करने के ऊपर। मान लो यहाँ पे 10 ml पानी था, 10 ml पानी एक बार ऊपर आया तो नीचे जो गया वो कितना गया, 9 ml ही गया, 1 ml उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो हर बार पानी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो थर्मामीटर में इसलिए भी हम पानी यूज नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पानी को देखने में भी समस्या होती है। पानी को आप इतना जब आप देखोगे ना तो देखने मतलब मेजर करोगे तो पानी अच्छे तरीके से आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन पारा जो होता है ना चमकीला होता है, उसका नेचर कैसा होता है, चमकीला, वो चमकता है, इसलिए भी हम यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये चिपक जा रहा है, दूसरी बात क्या होगा, चमकीला नहीं है, तीसरी बात कम ही टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा तो इस ट्यूब के अंदर क्या भर जाएगा, गैस भर जाएगा। क्या भर जाएगा, गैस। और जब गैस भर गया तो फिर क्या होगा, वो गैस इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर ये पानी जब ऊपर जाना चाहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसा सेम यहाँ पे भी होगा,
तो 3 जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये सेम यहाँ पे भी होगी। भाई इस वैक्यूम के अंदर पानी चिपक सकता है, बिल्कुल चिपकेगा। दूसरी बात क्या होगा, इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, तो प्रेशर इसके ऊपर जनरेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये पानी चढ़ना चाहेगा तो फिर भी इसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो हम एक्चुअल प्रेशर नहीं मेजर कर सकते क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, पानी का भी प्रेशर आ चुका है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। और तीसरी बात, चमकेगा नहीं, तो क्लियरली हम बता नहीं सकते कि कितना पानी ऊपर गया है, तो सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो ये तो 3 मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो ऐसी हैं कि आप नॉर्मली समझ सकते हो। अभी चौथी बात जो है टेक्निकल बात होगी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि पानी को हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी को ले रहे हैं तो यहाँ पे जो हम ट्यूब यूज कर रहे हैं वो बड़ा लंबा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा ट्यूब यूज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक समस्या आएगी। चलिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले मिटा रहा हूँ, पहले इतना आप लिख लीजिए। चलिए अब समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये तो समझ लिया कि भैया वाटर और मरकरी के अंदर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, लेकिन एक और कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम वाटर को पूर्ण रूप से हटा देंगे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि भैया यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, सेम हाइट पे है तो सेम पॉइंट मतलब होगा। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये एकदम अपर मोस्ट मैंने पॉइंट लिया, चलो एकदम अपर मोस्ट पॉइंट लेता हूँ। तो अपर मोस्ट पॉइंट पे एक बात बताओ कितना प्रेशर लग रहा होगा सर? अपर मोस्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लगेगा। मुझे मेजर भी क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करना है, क्योंकि बैरोमीटर के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने अभी जस्ट बताया भी है ना, इसमें हम क्या मेजर करेंगे जनरली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इस ए पॉइंट को पकड़ो, इस बी पॉइंट को पकड़ो, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा सर, पी नॉट। यहाँ भी कितना लग रहा होगा, पी नॉट। मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो मान लो अगर इस पी नॉट को ना पकड़ते हुए ना एज्यूम करूँ, मैं ऐसे सिंपल ले लेता हूँ कि ये कितना होगा, P1 होगा, और ये कितना होगा, P2 होगा। यहाँ पे इसका प्रेशर ले लो P1, इसका ले लो P2, तो दोनों का प्रेशर तो बराबर होना चाहिए ना भाई, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम ना लूँ तो इतना तो बोल सकता हूँ ना कि भैया P1 इज इक्वल टू P2 होगा। P1 है क्या सर, टॉप पे रखा गया है, तो ये टॉप पे रखा गया होगा, इसका मतलब P नॉट होगा, है या ना, P नॉट होगा। अच्छा, या इसको और इजी करते हैं, ये हमको पता है कि दोनों पे प्रेशर कितना होगा, बराबर होगा। मुझे क्या मेजर करना है, मुझे एक्चुअल में ये पता करना है कि इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, इस ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। मैंने अभी जस्ट मान लिया कि P नॉट लग रहा है, यहाँ भी P नॉट, तो यहाँ भी क्या लगेगा, P नॉट ही लगेगा। अब देखा जाए कितना आ रहा है ये P नॉट, ठीक है। अगर मैं P नॉट निकालना भी चाहूँ तो मुझे क्या पता है P नॉट कैसे निकलेगा भाई, प्रेशर कैसे निकलेगा सर, रो जी एच, ऐसे ही निकलेगा, रो जी एच से निकलेगा, रो जी एच से निकलेगा, बिल्कुल। अब देखना ध्यान से क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर है वो कितना हो जाए 10 पे पावर 5, या अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10 पे पावर 5 पास्कल है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिया, तो वाटर का मतलब कितना हो जाएगा 10 पे पावर 3 kg अपॉन मीटर क्यूब, हाँ या ना, इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। तो कितनी हाइट तक ये पानी चढ़ेगा ये देखना पड़ेगा ना भाई। ये एच क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा कि कितनी हाइट तक पानी जाएगा जब ये P नॉट प्रेशर लगेगा। तो मैंने P नॉट कितना रखा है 10 पे पावर 5, रो कितना रखा 10 पे पावर 3, जी कितना रखा 10। तो मैं देख रहा हूँ कि कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइट ही हमको बताएगा कि जितना प्रेशर रहेगा इधर नीचे की ओर लगेगा उतना ये ऊपर जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा वहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब इसको हटा दो, कैंसिल नहीं हुआ, ये हट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 पे पावर 4, इन 10 पे पावर 5, इधर क्या हो गया 10 पे पावर 4, ये 10 और ये 10 3, कितना हो गया 10 पे पावर 4। एच निकालना, इसको इधर कर दो, तो 10 पे पावर 5 अपॉन 10 पे पावर 4 इज इक्वल टू एच। दैट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास 10 मिला, यानी हाइट कितनी होगी तब 10 मीटर। यदि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना हो रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 10 पे पावर 5 हो रहा है, तो ये पानी कितना ऊपर जाएगा 10 मीटर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब एक बात बताओ, 10 मीटर का अगर मैं ट्यूब लगा रहा हूँ तो 10 मीटर का ट्यूब कितना होगा। जनरली हमारी खुद की हाइट 1 से 1.5 मीटर है, 1.5 से 2 मीटर है। 2 मीटर में हमारी जो जनरल हाइट है इतनी होगी, तो 10 मीटर कितना ऊंचा होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, यानी उतना ऊपर पाइप हमको लगाना पड़ेगा। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये कि आप एक ट्यूब ले रहे हो उतना ऊंचा, है कि नहीं है, 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा ट्यूब लेके आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं मेजर कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए हम वाटर को नहीं ले सकते, क्योंकि वाटर लेंगे तो हमको ट्यूब बहुत लंबा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लेते हैं इसको, इसीलिए हम किसको लेते हैं, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालोगे ना, क्यों आखिर हम पारे को ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो P नॉट है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है।
भाई इसके अनुसार ये चल रहा है। अगर ये जितना छोटा होगा, मतलब जितना बड़ा ये होगा, उतना ही क्या होगा, प्रेशर भी डिफाइन आसानी से हो सकता है। मतलब जनरली समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट के अलॉन्ग चल रहा है ना, हाइट इज इक्वल टू क्या आया, पी नॉट अपॉन रो जी। आया कि नहीं आया, आया है। अगर मान लो हाइट मैं पता कर रहा हूँ, कब पता कर रहा हूँ, मान लो मेरा 10 पे पावर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस कंडीशन में रो कितना ले रहा हूँ मैं किसको ले रहा हूँ, एच जी को। तो एच जी का डेंसिटी कितना होता है, 13,600 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना ले लूँगा मैं, 13,600, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 13.6 इंटू 10 पे पावर 3, यस आर नो, लिख सकता हूँ। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 13.6 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा, और इंटू जी है तो इस कंडीशन में 10 पे पावर डायरेक्ट क्या लिख दो 4 हो जाएगा। 10 पे पावर 4 है, ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी एच इज इक्वल टू कितना आ गया 10 अपॉन 13.6 आ गया। अब 13.6 से डिवाइड कर दो, तब हमको जानते हो अप्रॉक्स कितना मिलेगा, तब हमको मिल जाएगा 76 या 0.76 मीटर एच जी, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अप्रॉक्स डायरेक्ट बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर एच जी। ठीक है, समझ में आया। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि मात्र पारा कितने ऊपर चढ़ेगा, 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ इशू के कारण मैं यहीं पे लेक्चर रोक रहा हूँ, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।